गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो पी ब्लॉक में ग्रुप 16 हमने फिनिश कर लिया है। आज हम नया ग्रुप स्टार्ट करेंगे, ग्रुप 17 यानी हैलोजन फैमिली। तो बच्चों हैलोजन फैमिली में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैलोजन फैमिली से पूछे जाते हैं। तो वन बाय वन सारे कंसेप्ट को समझेंगे। आपको नोट्स बनाते जाना है, एनसीईआरटी पढ़ते जाना है। जहां दिक्कत होगी वहां आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिंपल हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर पर डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन पर डिस्कस करेंगे और कुछ थोड़ी बहुत केमिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक प्रॉपर्टी और एक आधा फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। जितना कवर हो सकता है देखते हैं कितना कवर करते हैं हम ना। तो देखते हैं बच्चों, चलो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हैलोजन फैमिली यानी ग्रुप 16 एलिमेंट। तो एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि यहां पर ये हैलोजन वर्ड का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैलोजन। तो बच्चों हैलोजन का मतलब होता है, हैलोजन्स का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, ठीक है। यानी फैमिली का कुछ नाम होता है, जैसे चैल्कोजन हमने बात की थी तो और फॉर्मिंग होता है। हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसिंग। तो आपने जितने भी हैलोजन देखे होंगे वो किस फॉर्म में होते हैं, सॉल्ट की फॉर्म में, जैसे NaCl, ठीक है, MgBr2, ठीक है, Ki, KCl। तो देखो आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब क्या है बच्चों, हैलोजन है जो कि मेटल के साथ क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। इसीलिए इनको हम बोलते हैं सॉल्ट प्रोड्यूसिंग या हैलोजन। तो बस थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस। अब बात करते हैं कौन कौन से एलिमेंट है, उनका एटॉमिक नंबर क्या है, उन एलिमेंट का सिंबल और नाम क्या है, और लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो चलो एक टेबल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो इधर बच्चों हम लिखेंगे एलिमेंट, उसके बाद उसका नेम, ठीक, उसके बाद उसका एटॉमिक नंबर और लास्ट में आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है भाई। चलो तो एलिमेंट्स का सिंबल सबसे पहले और उसके बाद सारी चीजें, है ना। तो देखो बच्चों शुरुआत करेंगे हम फ्लोरीन से। F, दिस इज फ्लोरीन। दूसरा क्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन, चौथा आयोडीन, पांचवा AT एस्टेटाइन और छठवां TS नया, जिसको बोलते हैं टेनिसाइन। क्लियर। मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी इनको याद करने के लिए, फिर कल बाहर आएगी आंटी, AT तक करेंगे हम, है ना। फिर कल बाहर आएगी आंटी यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, और एक नया एलिमेंट ये आ गया, है ना। तो चलो अब इनके नाम देखते हैं। F का मतलब होता है फ्लोरीन, Cl का मतलब होता है क्लोरीन, Br का मतलब होता है ब्रोमाइन, I को हम लिखते हैं आयोडीन और AT मतलब एस्टेटाइन, एस्टेटाइन, और ये लास्ट वाला एलिमेंट है टेनिसाइन। टेनिसाइन सिंबल क्या है बच्चों, TS। क्लियर। अच्छा एटॉमिक नंबर क्या होंगे, फ्लोरीन का याद कर लो बस, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। अब इसमें कितना जोड़ना है, 8 और जोड़ना है, तो क्लोरीन का कितना बन जाएगा 17, ठीक है। अब 17 में कितना जोड़ना है, 17 में जोड़ना है 18, तो 18 और 17 कितना हो गया 35, तो ब्रोमीन का कितना हो गया 35, ठीक है। फिर 18 और जोड़ना है, तो ब्रोमीन में 18 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 5 43 53, यानी आयोडीन का कितना हो जाएगा 53। अब कितना ऐड करोगे, अब 32 ऐड करोगे, तो 32 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 85, है ना। और लास्ट में 32 और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 117, 117। तो इस तरह इनके एटॉमिक नंबर याद करने का तरीका 9 18 8 17 18 35 18 53 18 85 18 32 का गैप 117। क्लियर हो रहा है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले यहां लिखेंगे हम हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी 1s2, और लास्ट में आ गया 2s2 एंड 2p5 आना चाहिए, 7 है ना, मालूम है आपको, 7 और 2 9, 2 इसके पास है, 2 4 और 5 9, तो लास्ट में हमेशा क्या आएगा s2 एंड sp5 ऑलवेज। क्लियर। उसी तरह नेक्स्ट इनर्ट गैस क्या हो गया हमारे पास, नियॉन। ठीक है, तो इधर लिखेंगे 3s2 एंड 3p5। क्लियर। ब्रोमीन के लिए नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सी है, आर्गन आ गया। ठीक है, यहां पे आ गया 3d10 4s2 एंड 4p5। देखो s2s5 तो आता रहेगा, बस केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होगा। आर्गन के बाद क्रिप्टन है ना, हीना नीना और करीना, क्रिप्टन क्रिप्टन। ठीक है, इसके बाद आएगा 4d10 5s2 एंड 5p5। क्लियर। उसके बाद हीना नीना और करीना का एक्सरे जीनॉन। ठीक है, यहां लिखेंगे बच्चों 4f14 5d10 6s2 6p5 है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जाएगा, आपको मालूम होना चाहिए। और लास्ट इनर्ट गैस है हमारे पास रेडॉन, Rn। तो यहां आएगा बच्चों 5f14 6d10 7s2 एंड 7p5। ठीक है, तो ये पैटर्न जैसे मैंने आपको पहले बताया था ऐसा ही पैटर्न चलेगा। अगर एक बार आपको याद होगा तो पूरा के पूरा पैटर्न आपको याद हो जाएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है ना। तो समझ में आ गया कि 17 ग्रुप में किन एलिमेंट को हम पढ़ते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और उनका एटॉमिक नंबर, उनका नाम। तो ये आपको तो मालूम होना ही चाहिए कि किन एलिमेंट की स्टडी हम करने वाले हैं। मोस्टली बच्चों यहां पर हम लोग जो है क्लोरीन पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्लोरीन के एलिमेंट हम लोग यहां पर ज्यादा पढ़ने वाले हैं ना। क्लियर। आगे बढ़े तो फटाफट से नोट करते जाओ। तो चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अकरेंस में कौन सा हैलोजन हमें कहां और किस फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर। थोड़ा सा हम उनके मिनरल्स पर डिस्कस करेंगे कि मिनरल का नाम क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है, ये भी बहुत जरूरी है ना। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं हम फ्लोरीन की। फ्लोरीन हमेशा फ्लोराइड के फॉर्म में पाया जाता है। क्लोरीन क्लोराइड की फॉर्म में, आयोडीन आयोडाइड की फॉर्म में और ब्रोमीन ब्रोमाइड की फॉर्म में। इन्हीं चार पर हम बेसिक डिस्कस करने वाले हैं ना। तो पहले फ्लोरीन देख लेते हैं। फ्लोरीन के 3 सोर्स इंपॉर्टेंट है। तो पहला सोर्स है बच्चों इसका क्रायोलाइट। और क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al(F6). ठीक है। दूसरा होता है फ्लोरोस्पार। फ्लोरोस्पार का फॉर्मूला होता है CaF2। और तीसरा होता है फ्लोरोएपेटाइट। ठीक है। अच्छा, फ्लोरोएपेटाइट का फॉर्मूला होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस और CaF2 है ना। तो ये हमारे पास क्या है, 3 फ्लोरीन के इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। इनके अलावा बच्चों जो फ्लोरीन है बोन और टीथ में भी पाया जाता है। ठीक है। ऑल्सो प्रेजेंट इन बोन एंड टीथ। क्लियर। तो ये हमारे पास फ्लोरीन के बारे में होगा। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोरीन के बारे में। तो क्लोरीन किस फॉर्म में पाया जाता है बच्चों, क्लोरीन क्लोराइड के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट सोर्स कहां क्या है, देखो ये सी वाटर में पाया जाता है। सी वाटर इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्लोरीन। दूसरा साल्ट वेल्स यानी खारे पानी के कुएं। और तीसरा होता है सॉल्ट बेड्स है ना। समुद्र जहां सूख जाता है वहां पूरे नमक के परत बिछ जाती है, उसको हम बोलते हैं सॉल्ट बेड्स। अब देखिए बच्चों, ये जो सॉल्ट बेड्स है, यहां हमें जो क्लोरीन मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, NaCl की फॉर्म में मिलता है। NaCl को हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट। क्लियर। दूसरा हमें मिलता है कार्नालाइट।
डबल एल होता है, मुझे लगता है कार्नालाइट, है ना। और कार्नालाइट का फॉर्मूला होता है KCl MgCl2 6H2O डॉट होगा, ठीक है। और किस फॉर्म में मिलता है? कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्म। तो ये क्लोरीन के इंपॉर्टेंट सोर्स थे, ठीक। वहीं अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो बच्चों ब्रोमीन किस फॉर्म में मिलता है? हमें ब्रोमाइड की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। ब्रोमीन कहां कहां होता है? एक तो सी वाटर में होता है, सी वाटर में होता है, और सॉल्ट लेक्स में पाया जाता है ना। और किस फॉर्म में पाया जाता है? NaBr की फॉर्म में पाया जाता है, KBr की फॉर्म में पाया जाता है, और MgBr2 की फॉर्म में पाया जाता है ना। बस सिंपल, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद रखनी है। वहीं अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो बच्चों आयोडीन आयोडाइड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और आयोडीन का मेन होता है सोर्स सीवेड्स, ठीक है। समुद्री पौधे जो होते हैं ना, उनके अंदर आयोडीन काफी मात्रा में मिलता है। और आयोडीन किस फॉर्म में पाया जाता है बच्चों? दो आयोडीन होता है, वो एक तो आयोडेट फॉर्म में होता है, आयोडेट, ठीक है। और किस में होता है? ये होता है NaNO3, ठीक है। NaNO3 आपने पढ़ा होगा, जो हमारा नाइट्रेट होता है ना, जो नाइट्रोजन होता है, वो चिल्ली सॉल्ट पीटर की फॉर्म में पाया जाता है NaNO3। तो NaNO3 में कुछ मात्रा में आयोडीन आयोडेट की फॉर्म में होता है, तो वो होता है बच्चों सोडियम आयोडेट NaIO3, ठीक है। तो इन चिल्ली सॉल्ट पीटर आयोडीन फाइंड एज आयोडेट। क्लियर? तो बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। तो चलो, ये था हमारे पास अकरेंस। तो फटाफट से नोट करते जाओ जरा अकरेंस के बारे में, है ना। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज, है ना। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। तो एटॉमिक प्रॉपर्टी में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? एटॉमिक प्रॉपर्टी में आपको मालूम है क्या होने वाला है? जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो केवल एक जगह आपको एक्सेप्शन मिलेगा, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए बच्चों, एटॉमिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलो, एटॉमिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं फॉन्ट छोटे लिख रहा हूं तो आप मुझे बताना कमेंट में ना कि छोटे दिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं आपको और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करूंगा इसमें। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या होता है? NS2Np5, ठीक है भाई। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 7 होने चाहिए लास्ट ऑर्बिट में, तो 5 और 2 7 है, ठीक। दूसरा हमारे पास है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस। तो क्या लगता है बच्चों, ऊपर से नीचे आने में आयोनिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस क्या होगा? बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहे, तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक। तो इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्लियर। टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहे हैं। तीसरी चीज हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अच्छा, जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल पे जाते हैं तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? इन्हीं की होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो देखो बच्चों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे क्या होगी? कम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। तो फिलहाल इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो सेम टू सेम हो जाएगा, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। चौथा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है भाई। तो
आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है उनमें से फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये तो। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कितना नंबर देते हैं, 4.0। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऊपर से नीचे घटती है, तो यहां पर लिखेंगे डिक्रीज डाउन द ग्रुप, है ना बच्चों। और आपको मालूम होना चाहिए कि 17 ग्रुप के एलिमेंट सबसे ज्यादा नेगेटिविटी शो करते हैं एज कंपेयर टू किसी अदर ग्रुप के। क्लियर, तो डिक्रीज डाउन द ग्रुप। और यहां पर एक चीज लिखेंगे, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर, और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 4.0। क्लियर है बच्चों, नोट कर लो इसे। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या आता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मोस्ट ऑफ केस में एनर्जी रिलीज्ड होती है, तो एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो माइनस में आएगी, इसलिए बच्चों हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को क्या लिखते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। तो जो हमारे पास हैलोजन है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बाकी एलिमेंट के मुकाबले सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इन्हीं के पास सबसे ज्यादा है। मालूम होना चाहिए आपको, है ना। एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बस फटाफट से गेन कर लेंगे और एनर्जी लिबरेट करेंगे। तो बच्चों होना क्या था, होना क्या चाहिए था, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऊपर से नीचे कम होनी चाहिए थी, यानी होना क्या चाहिए था कि एफ की सबसे कम यानी सबसे ज्यादा, सॉरी, और उसके बाद Cl, उसके बाद Br, उसके बाद I, ऐसे। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी F की है वो Cl से कम होती है, यानी Cl विल बी मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन F। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो ऑर्डर होगा वो होता है बच्चों, देखो सबसे ज्यादा होती है Cl की, उसके बाद आती है F, उसके बाद आती है Br, और उसके बाद आता है आयोडीन। ये देखो, यानी F सबसे ज्यादा होना चाहिए था लेकिन Cl हो गया। अब रीजन क्या मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लिख देते हैं। इसकी होती है बच्चों -349 किलो जूल पर मोल, इसकी होती है -33 किलो जूल पर मोल, इसकी होती है -325 किलो जूल पर मोल, और इसकी होती है -296 किलो जूल पर मोल, है ना। वैसे याद करने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई याद कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम है, वाई वाई वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब मैंने आपको बता दिया कि कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो उससे एनर्जी निकलती है, वही एनर्जी की यहां पर वैल्यू है। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो कम एनर्जी निकलती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन के केस में ज्यादा एनर्जी निकल रही है। रीजन, जो फ्लोरीन है उसका साइज छोटा है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, है ना। फ्लोरीन हैज स्मॉल साइज, ये तो हुआ एज कंपेयर टू क्लोरीन। फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है। क्लियर। स्मॉल साइज होने की वजह से बच्चों के जो फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन है उनके बीच रिपल्शन बढ़ जाता है। ड्यू टू स्मॉल साइज इंक्रीज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ध्यान रखना है ना, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। और जब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लेने में थोड़ा सा ना नुकर करेगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। यानी क्लोरीन का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इसमें कम है, जबकि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा है। ठीक है, तो बच्चों अब फ्लोरीन के पास रिपल्शन ज्यादा है, क्लोरीन के पास रिपल्शन कम है, तो कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी ले लेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन जल्दी ले लेगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, तो जो एटम इलेक्ट्रॉन को जितना जल्दी लेता है उससे उतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है।
तो फ्लोरीन से कम एनर्जी निकलेगी एज कंपेयर टू क्लोरीन। समझ में आ रहा है? तो यही लिखना आपको कि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्लोरीन से ज्यादा होता है। ठीक है, सो लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और जितनी टेंडेंसी कम होती जाएगी उतनी एनर्जी की अमाउंट भी कम होती जाएगी। इसीलिए बच्चों जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी कम होती जाती है, तो एनर्जी भी कम होती जाएगी। बस इन दोनों के बीच कंपैरिजन आपको करना है, बाकी तो कम हो ही रही है। समझ में आई बात? तो ये मैंने आपको शायद पीरियोडिक टेबल में भी बताया था। तो फटाफट से ये चारों चीजें नोट करो, खासकर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर आपको नोट करना है। क्लियर हो रहा है? चलो बहुत अच्छी बात है ना। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। एटॉमिक प्रॉपर्टी हो गई। बस एटॉमिक प्रॉपर्टी में केवल किस पर ध्यान रखना है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर। वही एक्सेप्शन है, बाकी कहीं भी एक्सेप्शन नहीं है। हर चीज ऊपर से नीचे एक रेगुलर ऑर्डर में कम या ज्यादा हो रही है। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छी बात है ना। नेक्स्ट 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 क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फटाफट से हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बस दो तीन चीजें जिसमें डिस्कस करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ रहा है, कोई कलर है क्या नहीं है ना, वाटर सॉल्युबिलिटी कितनी है, बस इन चीजों पर डिस्कस करें। देखो चलो फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जो बच्चों हम ये जो हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनका थोड़ा सा फिजिकल स्टेट अलग अलग होता है। अगर मैं पहले फिजिकल स्टेट की बात करूं, फिजिकल स्टेट है ना, तो जो हमारे पास फ्लोरीन है और क्लोरीन है वो दोनों गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अगर मैं ब्रोमीन गैस की बात करूं तो ये लिक्विड होती है, ध्यान रखना बच्चों है ना, लिक्विड होती है। और आयोडीन की बात करूं तो ये सॉलिड होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 17 ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आपको लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों टाइप के एलिमेंट मिलेंगे। ब्रोमीन लिक्विड होता है। क्लियर? अच्छा, अगर मैं इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी ऊपर से नीचे इंक्रीज होंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं। यहां पर नेक्स्ट लाइन लिखो यहां पर कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज एज साइज इंक्रीज, है ना। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा ऊपर से नीचे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे। जैसे बच्चों जो गैस होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लिक्विड का थोड़ा ज्यादा होगा, सॉलिड का और ज्यादा होगा। तो इससे आपको दिख रहा है ना। चलो तीसरी हम बात करते हैं कि जो हैलोजन होते हैं वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं इन विजिबल रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो हैलोजन होते हैं वो कलर्ड, यानी कलर्ड दिखते हैं हमें, कुछ ना कुछ उनका कलर होता है। बाकी सारी गैसेस आपने देखी होगी वो कलरलेस होती है, लेकिन हैलोजन का कुछ ना कुछ कलर होता है। देखिए, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हैलोजन्स हैव कलर्ड, और इसका रीजन क्या है? ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट, है ना, विजिबल लाइट, यानी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं किस रीजन में? विजिबल रीजन में। अब देखिए बच्चों, जो हमारे पास फ्लोरीन है वो येलो कलर का होता है, जो फ्लोरीन गैस है वो येलो कलर की होती है, जो क्लोरीन गैस है वो ग्रीनिश येलो होती है, ग्रीनिश येलो। देखो थोड़ा जो कलर है वो धीरे धीरे डार्क होता जा रहा है। जो हमारे पास ब्रोमीन गैस है वो रेड कलर की होती है, और जो आयोडीन है वो वायलेट कलर की होती है। क्लियर? तो ये कलर किस लिए है? क्योंकि विजिबल रीजन में रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है। तो एक आधा बार इससे कई बार थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्लियर? अगर मैं वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करूं,
ठीक है, तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, लेकिन जो ब्रोमीन और आयोडीन है वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, बट सॉल्युबल इन, अगर जो वाटर में इनसॉल्युबल होगा वो किस में सॉल्युबल होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, क्या हो रहा है, सॉल्वेंट जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, वो सारी चीजें क्लियर हो रहा है। चलो अच्छा देखो फटाफट से नोट करो इन्हें, है ना, सॉल्युबिलिटी। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है बच्चों बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है, यानी x और x2 को हमें तोड़ना है, x और x को तोड़ना है ना, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में Cl2 Br2 F2 और I2 का ऑर्डर क्या होगा, क्लियर। तो जनरली हमें लगता है कि जितना बॉन्ड छोटा होगा उसको तोड़ने में उतनी परेशानी होगी, ये तो सीखा हमने ना, बॉन्ड छोटा होगा तो उसकी एंथैल्पी ज्यादा होगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो होना क्या चाहिए, F2 सबसे ज्यादा, देन Cl2, देन Br2, देन I2, ऐसा होना चाहिए, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है, इसीलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट कहा। यहां पर एक एक्सेप्शन है, अगर मैं सारे हैलोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को देखूं तो जो उनका ऑर्डर है वो है बच्चों Cl2 Br2 F2 एंड I2, ये ऑर्डर है। होना क्या चाहिए था, F2 Cl2 Br2 एंड I2, लेकिन हुआ क्या, रियल में क्या होता है, Cl2 Br2 F2 एंड I2। रीजन देखिए बच्चों क्यों, ये तो ठीक है, चलो Cl2 Br2 I2 इनका ऑर्डर तो समझ में आता है कि Cl2 की बॉन्ड लेंथ छोटी है, Br2 की और बड़ी है, I2 की और बड़ी है, लेकिन F2 इतना पीछे क्यों चला गया, जबकि F2 की बॉन्ड लेंथ तो कम होती है, तो F2 को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगनी चाहिए थी, है ना। तो रीजन है बच्चों, देखो YF2 है ना, जो F होता है और F होता है इसका साइज होता है छोटा, रीजन वही आ रहा है जो हमने अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे पढ़ा था, F और F दोनों का साइज छोटा है, यानी F का साइज छोटा है एज कंपेयर टू Cl2 एंड Br2, है ना। छोटा साइज होने की वजह से इनके जो लोन पेयर है, देखो इसके अंदर लोन पेयर है ना इस तरह से, तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन है वो काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन के लिए जगह उतनी कम होगी, तो उनके बीच खींचातानी यानी रिपल्शन बढ़ेगा। तो वही कहानी यहां पर मैं बताने वाला हूं, F और F इस तरह से जुड़े होते हैं सिंगल बॉन्ड के थ्रू, तो 3 लोन पेयर इस पे होते हैं, 3 लोन पेयर इस पे होते हैं, है ना। इसी तरह Cl पर भी होंगे, Br पर भी होंगे, लेकिन Cl का साइज थोड़ा सा बड़ा है, Br का साइज और बड़ा है, लेकिन F का साइज छोटा है। तो छोटा साइज होने की वजह से रिपल्शन होता है, इंक्रीज रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। देखो ध्यान से देखो बच्चों, है ना, रिपल्शन होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच, और जहां पर रिपल्शन होता है अंदर से, यानी जो टेंशन है वो बढ़ रही है, तो ऊपर से हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, पहले से अंदर से रिपल्शन है, ठीक है, तो यानी पहले से वो बॉन्ड चाह रहा है कि वो टूट जाए फटाफट से, ये तो हो रहा है ना, अंदर से पहले से रिपल्शन चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ऊपर से हमने एनर्जी दी, तो अब कम एनर्जी देनी पड़ेगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एज कंपेयर टू Cl2 एंड Br2, क्योंकि Cl जो है इतना बड़ा है और Br इतना बड़ा है, तो Br के इलेक्ट्रॉन काफी दूर हैं, Cl के इलेक्ट्रॉन भी काफी दूर हैं, है ना, ऐसे देखो, तो इनके बीच इतना रिपल्शन फील नहीं होता है जितना इसके बीच होता है, तो रिपल्शन बढ़ने की वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है, इसीलिए F2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी Cl2 और Br2 से कम होती है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो बस यही रीजन है कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, तो कम एनर्जी चाहिए होती है तोड़ने के लिए, बात खत्म हो गई। क्लियर।
तो फटाफट से नोट करो जरा और इसको इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में रख दो। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब हम बच्चों बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आ गया? केमिकल प्रॉपर्टीज में आ गया। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में भाई इतना ही आपको पढ़ना है ना। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए बच्चों, अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसमें दो एक्सेप्शन है। एक तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सेप्शन है, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि क्लोरीन पहले लगाना है और फ्लोरीन बाद में लगाना है ना। और दूसरा एक्सेप्शन कहां से आया? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में। ठीक है, तो जहां पर फ्लोरीन तीसरे नंबर पर चला गया। क्लियर? बाकी और कहीं आपको एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज है, लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको मैं O और S लिखूंगा, है ना। क्लियर? देखिए बच्चों, जैसा मैंने आपको बोला था कि जो हमारे पास फ्लोरीन है, इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यानी फ्लोरीन के साथ जो भी एलिमेंट जुड़ा होगा, फ्लोरीन उसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, या फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा जो वो बीच में बॉन्ड बन रहा है। फ्लोरीन और कोई भी एटम है, तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा फ्लोरीन की तरफ आएंगे, क्योंकि कोई भी एटम फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है। क्लियर? तो इस वजह से फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो फिक्स होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जो बाकी हैलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता रहता है। क्लियर? तो पहला पॉइंट यहां पर आपको क्लियर करना है। क्या क्लियर करना है? देखो, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। हेंस इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज कांस्टेंट, और ये होता है बच्चों -1। ठीक है, फिक्स होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, -1। ठीक है, लेकिन जो अदर हैलोजन है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीनों, है ना, यहां पर लिख देता हूं मैं, चलो, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता रहता है। इनका ऑक्सीडेशन नंबर देखो -1 तो रहेगा, +1 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? +7। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बच्चों, ये जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है फ्लोरीन कभी भी नहीं शो करेगा। फ्लोरीन हमेशा एक ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, -1। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन -1 के अलावा ये ऑड डिजिट का नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे, 1 3 5 7, ऑड मोस्टली। ठीक है भाई, समझ में बात? अब देखो, मान लीजिए कि क्लोरीन अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है तो ये माइनस हो गया, लेकिन बच्चों अगर क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है तो ऑक्सीजन क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब यहां पर प्लस हो जाएगा, ये जो भी होगा +1 +2 +3। इसी तरह अगर ब्रोमीन फ्लोरीन से जुड़ा होगा तो फ्लोरीन तो नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो डिपेंड करता है कि कौन सा हैलोजन किस एटम से जुड़ा है। तो फ्लोरीन तो मोस्ट नेगेटिव है, तो हमेशा -1 होना चाहिए, लेकिन इनकी कंडीशन बताएगी कि ये किस एलिमेंट से जुड़े हैं। समझ में बात आ गई? क्लियर हो रहा है? ठीक है। अच्छा, ऑड नंबर का ऑक्सीडेशन नंबर तो होता ही होता है 1 3 5 7, लेकिन बच्चों इवन नंबर का ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है। ठीक है, अब देखिए, क्लोरीन एंड ब्रोमीन ऑल्सो सो +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 और +6 भी होते हैं। जैसे ClO2 कितना होना चाहिए? +4, है ना, और Cl2O6 कितना होना चाहिए? +6। उसी तरह BrO2 कितना होना चाहिए? +4, है ना। तो ब्रोमीन और क्लोरीन
+4 और +6 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, लेकिन अब कुछ ही कंपाउंड होते हैं, लेकिन ऐसा ऑक्सीडेशन नंबर आपको ज्यादातर कंपाउंड में देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? अब देखो, अब मैं एक चीज आपको और बताता हूं, ये मिटा दो ना। हाँ देखो बच्चों, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, या चलो मैं क्लोरीन की बात कर लेता हूं कि क्लोरीन का कोई पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर है या +3 +5 +7 अगर हम लें, तो यहां पर कौन सी एक्साइटेशन स्टेट होगी। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि किस एक्साइटेशन स्टेट पर कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर कोई पर्टिकुलर हैलोजन शो करेगा, तो वो मैं आपके क्लियर करने वाला है ना, ऐसा पूछा जाता है कई बार। देखो, तो यहां पर मैं कुछ फिगर बनाने वाला हूं, जैसा क्लोरीन की बात करते हैं ना, क्लोरीन इन ग्राउंड स्टेट, क्लोरीन की बात कर रहा हूं मैं ना। क्लोरीन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? 1s2, सॉरी 1s2 नहीं, 2s2, लास्ट का इलेक्ट्रॉन में लिख रहा हूं, ठीक है ना बच्चों। ऐसा देखो, ये कुछ मैंने ऑर्बिटल बना ले, 1 2 3 4 5 है ना, तो ये s है, ns है, np है और nd है। क्लियर? ठीक, तो क्लोरीन के पास d ऑर्बिटल होता है, लेकिन d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? 2 यहां पर और 5 यहां पर, है ना, ऐसा ऐसा, 4 और 1 5 हो गए। इस तरह होता है ns2 np5, ऐसे होता है। क्लियर? समझ में बता रही है ना, ऐसे होता है लास्ट में। तो जब कोई हैलोजन अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है तो वो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है। ठीक, तो देखिए बच्चों, यहां पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है या एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर या तो +1 होगा या तो -1 होगा, ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और, d ऑर्बिटल अगर मैंने शो किया है तो यहां पर कभी भी फ्लोरीन नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरीन के पास d ऑर्बिटल होता ही नहीं है। तो मैं यहां पर लिखूंगा एक्सेप्ट फ्लोरीन। ठीक है भाई, फ्लोरीन की बात नहीं हो रही, बाकी और एलिमेंट की बात हो रही है। तो मैंने क्लोरीन लिखा है। क्लियर हो रहा है कि एक अगर क्लोरीन अपनी ग्राउंड स्टेट में है तो वो हमेशा +1 या -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। फॉर एग्जांपल HCl है तो ये -1 है ना, या फिर हमारे पास FCl है तो +1, डिपेंड करता है कंपाउंड कौन सा। अब देखो, दूसरा हमारे पास ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। देखो, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में क्या होता है कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा, तो होगा क्या, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चला जाएगा। तो जो नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा, 2 तो इधर रहेंगे, 2 इधर थे, यहां अब एक ही रहेगा, और यहां एक रहेगा, तो ये निकल के यहां चलेगा, तो यहां हो गया। तो अब बच्चों कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 और 3 हो गए। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर अब क्या होने वाला है? +3 ऑक्सीडेशन नंबर ये शो करेगा। तो यहां पर एक HClO2 एक ऑक्साइड होता है जो है HClO2, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3। तो बोलने का मतलब यह है कि जब किसी हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा तो इसका मतलब वो अपनी फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में है, ध्यान रखना। अब देखो सेकंड एक्साइटेशन स्टेट, तो सेकंड एक्साइटेशन स्टेट में आपको पता लग गया होगा कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर होने वाला है? 5। कैसे? देखो 2, ये 3 और d ऑर्बिटल कितने हैं? 5 है ना। तो अब ये निकल के यहां चला जाएगा, तो यहां 3 बचे, तो यहां 2 बचेंगे, यहां 1 2 3, यहां 3 अनपेयर हो गए, ये इधर चला गया, तो यहां पहले से 1 था, 1 इधर हो गया। तो अब बच्चों कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए? 1 2
3 4 5 5 हो गए ना। तो अब ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? +5। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो होगा? जब सेकंड एक्साइटेशन स्टेट होगा, यानी सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जा रहा है, ठीक। और यहां पर होने वाला है बच्चों HClO3। एक ये हमारे पास ऑक्सो एसिड है, इनका जिक्र मैं बाद में करूंगा, है ना, डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी केवल फॉर्मूला देख लो। तो यहां पर क्या ऑक्सीडेशन नंबर होने वाला है? +5। तो +5 कब होगा? जब वो अपनी सेकंड एक्साइटेशन स्टेट में होगा। अब देखो थर्ड एक्साइटेशन स्टेट, अब देखो यहां S का इलेक्ट्रॉन अब D में चला जाएगा, 1 2 और ये D हमने बना लिया, है ना, क्लियर। तो अब देखो यहां का इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चला गया, तो यहां 1 बचा, यहां 3 थे, और यहां कितने हो जाएंगे? अब ये 3 हो जाएंगे। तो टोटल अब क्लोरीन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 और 3 6 और 1 7, यानी अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होने वाला है? +7, ठीक है। और +7 आपको मिलता है HClO4 में, +7 इस तरह से, है ना। तो आपको ये पता चल गया होगा कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा एक्साइटेशन स्टेट हम बोलने वाले हैं। तो ग्राउंड स्टेट में +1 -1, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में +3, सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट में +5 एंड थर्ड एक्साइटेशन स्टेट में +7। क्लियर? ठीक है। तो चलो अब इस लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करते हैं। ये अभी जारी रहेगा, बहुत सारे लेक्चर इसमें मैं देने वाला हूं। आपको रनिंग लेक्चर के नोट्स बनाते जाना है, जहां पर समझ में ना आए वहां पर मुझे मैसेज करना है या कमेंट करना है, ठीक है बच्चों। चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, नमस्कार।